हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट की सभी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके कुछ से टॉपिक रह रहे हैं। दो टॉपिक हमारे रह रहे हैं बस। पहला टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कूलम्ब्स लॉ क्या स्टेट्स करता है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगता है। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज कितने हैं, एक Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगता है वो होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अगर ये किस में रखे हैं, वैक्यूम में। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द क्या होती है, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है इन दोनों के बीच के जो मिलाने वाली रेखा है उसके अलोंग लगता है ये R²। ठीक है, R² क्या है, R² एक एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। दो चार्जों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में क्या है, यूनिट वेक्टर R²। तो हमें क्या करना है, हमने कंसीडर किया कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, वैक्यूम में कुछ डिस्टेंस पर रखें और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। कितने की डिस्टेंस पर रखे हैं, R की। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों चार्ज सेम, ये दोनों चार्ज सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। और अगर ये अनलाइक चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये जो Q1 चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, Q2 चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि जो Q1 चार्ज होगा वो Q2 को रिपेल करता है और Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करता है। क्यों, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है। ठीक है, सेम का मतलब है डायरेक्शन में सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करें Q1 चार्ज की, तो Q1 चार्ज Q2 पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स लगेगा अगर प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में, और इसको हमने नाम दे दिया F21। क्या नाम दे दिया, F21। F21 क्या है, फोर्स exerted by charge Q2 on Q1। फोर्स exerted by charge Q2 on Q1 क्या है, फोर्स जो exerted होगा किस पर, चार्ज Q2 पर, किसके कारण, Q1 के कारण। ठीक है, ये क्या है, F21। Q2 पर जो चार्ज लगता है किसके कारण, Q1 के कारण, वो होगा बाहर की तरफ, तो हमने उसका नाम दे दिया F21। इसी तरह से Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, वो भी बाहर की तरफ होगा, प्रतिकर्षण बल, और ये होगा F12। ये F21 और ये कितना है, F21। तो F12 कितना होगा, F12 को पढ़ते हैं फोर्स exerted by charge Q1 on किस पर, Q2। फोर्स exerted by charge Q1 on Q2, फोर्स exerted by Q1 के द्वारा चार्ज किस पर, Q2 पर। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स F21 क्या है, F21 है फोर्स exerted on charge Q2 by Q1। फोर्स exerted on charge Q2 by Q1 और फोर्स exerted on charge Q1 by Q2। ठीक है, F1 के द्वारा जो F2 पर फोर्स लगता है बल, वो होगा F21। F21 है फोर्स exerted on किस पर लग रहा है, Q2 पर, किसके द्वारा, Q1 के, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, उसका नाम दे दिया हमने F21। और F12 जो 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमें इसकी डायरेक्शन लेनी है। हमने मान लिया यूनिट वेक्टर अलोंग ये A पॉइंट है तो ये B पॉइंट है,
तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये है r, किसके अलोंग, किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके अलोंग, 1 के। ठीक है, तो r21 क्या है, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश अलोंग, किसके अलोंग, a टू b, अलोंग a टू b। और r12 है यूनिट वेक्टर अलोंग b टू a, यूनिट वेक्टर अलोंग b टू a। तो जो ये यूनिट वेक्टर है ये कितना है, r12 कैप। ठीक है, अगर हम हिंदी में लिखना चाहे, फोर एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2, ठीक है, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल, इसको लिख सकते हैं Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं एकांक सदिश। ठीक है, अब जो फोर्स लगेगा F12, सबसे पहले निकालते हैं F12। F12 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1, इस Q1 पर जो चार्ज लगेगा Q2 के द्वारा वो कितना है, F12। इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इनटू, अब इस डायरेक्शन फॉर्म में लिखना है हमें, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, इसके अलग जो यूनिट वेक्टर होगा तो वो कितना है, r12 यूनिट वेक्टर। अब हम 11th में फॉर्मूला पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं a का वेक्टर, अगर a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो a का वेक्टर अपॉन a के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरह से लिखते थे, सिंस r12 बनेगा r12 वेक्टर अपॉन r12 का मैग्नीट्यूड, या हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं r12 वेक्टर अपॉन r12। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, r12। अब ये बन गया कितना, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12, R12 वेक्टर अपॉन R12। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इसके अलोंग क्या है, वेक्टर, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा वेक्टर R, तो R किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, R3, और ये बचेगा R12 का वेक्टर, इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 पर जो फोर्स लगेगा किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, और वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ये वाला R21 का कैप, और सेम प्रोसेस यहाँ पर बन जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर, सर नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या है, R12 यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, R21 इस डायरेक्शन में, मतलब R12 क्या है कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो R12 इक्वल होगा माइनस R21 के। क्यों, क्योंकि R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में, R21 इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से नेगेटिव रिलेशन रखते हैं, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये बन जाएगा, सो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12, वेक्टर R12 की जगह पर रख देंगे माइनस R
2 1, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3 से ये और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई लेकिन माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि F12 किसके इक्वल हो गया, माइनस F21 की। F12 इक्वल्स टू माइनस F21। इसका मतलब ये है कि जो जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 किस पर लगाएगा, Q1 पर, लेकिन किसका, नेगेटिव। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो करता है कि Q1 अगर Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो Q2 Q1 पर इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, और ये एक्शन रिएक्शन लॉ भी है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम पढ़ते थे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो न्यूटन का नियम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, न्यूटन लॉ ये तो कहता था कि एक्शन, प्रत्येक एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, रिएक्शन, और ये भी यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या है, न्यूटन फोर्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। विद्युत आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें पता है, हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ चुके कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स में पता है कितना होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल दो ही चार्ज हो, उसके आसपास भी काफी सारे चार्ज क्या हो सकते हैं, चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम जहां पर दो चार्ज, दो या दो से ज्यादा चार्जेस होते हैं, मान लो 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज है, तो वे सभी के सभी आपस में एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर कई सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, तो ये हमेशा, और एक चार्ज मान लो हमने Q है, तो ये क्या होगा, Q इस पर भी फोर्स लगाएगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा, इस पर भी, मतलब इन दोनों के बीच भी फोर्स लगता है, इन दोनों के भी, इन दोनों के भी। इससे पहले हम केवल ये दो चार्जेस पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का जो फोर्स लगेगा वो इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। हमने मान लिया इन दोनों के बीच फोर्स F1, इसके बीच F2, इसके बीच F3, तो टोटल कितना होगा, F = F1 + F2 + F3, और ये प्लस है वेक्टर सम। वेक्टर सम अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये तब वर्क, और ये क्या होगा कि जो अगर हम बात करते हैं Q1 और Q2 के बीच में जो चार्ज लग रहा है Q और Q1 के, और यहाँ पर रखा है Q2, तो जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F1, वो इस तीसरे चार्ज से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो तीसरे वाले पर कोई प्रभाव, इस तीसरे वाले चार्ज से इन फोर्सेस पर, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कहता है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर करते हैं कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में
बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बना है। Q1 एक चार्ज है, Q2, Q3 ये चार्ज है हमारा, ये हमारा सोर्स ओरिजिन है O। इससे Q1 R1 वेक्टर की डिस्टेंस पर है, Q2 वेक्टर R2 की डिस्टेंस पर है, Q3 वेक्टर R3 की डिस्टेंस पर है। हमने एक पॉइंट लिया है P, इस पॉइंट P पर Q चार्ज रखा है और ये O से वेक्टर R की डिस्टेंस पर है। इसके बीच में वेक्टर कितना है? R। तो हम क्या करते हैं कि जो ये Q चार्ज है इस पर इसके कारण भी फोर्स लगता है, इस पर इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगता है, इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगता है। तो P और Q1 Q और Q1 इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसके लिए हमें डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा इस पर, उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, इस तरह से बाहर की तरफ। F ये पॉइंट हमने ले लिया A B C, तो ये बनेगा FAP और ये R है, ये R1 है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहेगा कि जो फोर्स लगता है वो वेक्टर सम के इक्वल होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 के। तो हमने इसे सिंपल सा नाम दे दिया F1 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो ये होगा, ये लाइन, और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपेल करता है इस तरह से F2। इसी तरह से ये और इस पर भी फोर्स रिपेल करेगा इसको, तो ये आएगा F3। तो जो वेक्टर सम होगा वो कितना होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3। अब हमें क्या करना है? F इज इक्वल टू फोर्स पहले वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसका चार्ज इनटू Q1 अपॉन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब हमें क्या करना है? ये वाली डिस्टेंस देखनी है कितनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस देखने के लिए ये वेक्टर R है, ये R1 है, ये हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखनी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है R, ये यहाँ से यहाँ तक है, माइनस कर दिया ये, तो जो ये वेक्टर बनेगा ये बनेगा R माइनस R1 इंटू R माइनस R1 का वेक्टर। ठीक है, और इसका आएगा Q, R माइनस R1 का क्यूब इंटू R माइनस R1। ये किसके कारण? F1 के कारण, प्लस इसी तरह से F2 के कारण आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q2 अपॉन इसके कारण आएगा R माइनस R2 का क्यूब इंटू R माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक है, प्लस थर्ड वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R माइनस R3 का क्यूब इंटू R माइनस R3। अगर जनरल टर्म में लिखें इसे F इज इक्वल टू ये बनता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, समीशन I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक n, अगर n चार्जेस है। ठीक है, 3 है तो I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। ये बन जाएगा Q1 Q2 Q3, तो यहां पर बनेगा QI अपॉन R माइनस RI का क्यूब इंटू R माइनस RI। ठीक है, वेक्टर R माइनस वेक्टर RI। अगर हम I की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R माइनस R1 वेक्टर। 2 रखते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R माइनस RI की जगह पर 2, तो R2 का क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R2। इसी तरह से ये बनता चला जाएगा और ये हमारा बन जाएगा F। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। F इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
I is equal to summation I is equal to 1 to n qi upon r minus ri का क्यूब r minus ri, ठीक है।